पश्चिमी बंगाल की सियासत फिर से गर्मा चुकी है। यानी कि एक तरफ है ममता बनर्जी जिन्होंने बंगाल की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है, तो दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी जी की रणनीति और चुनावी मशीनरी हर राज्य में नया समीकरण बना रही है। लेकिन असली ताकत यह है कि इस बार कौन कितना ताकतवर है, या क्या दीदी फिर से बाजी मारेगी या फिर मोदी का मिसाइल बंगाल इस बार सफल हो जाएगा। वोट बैंक, हिंदुत्व, लोकल बनाम नेशनल नैरेटिव, साथ ही कौन सा मुद्दा पड़ेगा भारी, किसके पास है असली ग्राउंड की पावर है। इसके साथ इस वीडियो में हम करेंगे पूरा विश्लेषण, साथ ही नंबर, रणनीति और सियासी चालों का। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि असली खेल अभी बहुत बाकी है। पश्चिमी बंगाल में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता में बने रहने की लड़ाई तो है ही, किसी के लिए कुर्सी हथियाने की और किसी के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा करने की भी है। इसके साथ ही इस बात पर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन विपक्ष की भूमिका में रहेगा। राजनीति पर बहस करने वाले अक्सर कहते हैं कि चुनावी गणित हमेशा सीधा नहीं होता है। इसके साथ ही इसकी वजह यह है कि चुनाव कभी मुद्दों पर होते हैं, कभी नतीजों पर, उम्मीदवारों पर निर्भर होता है। इसमें कई बार एकदम अलग समीकरण भी बन जाते हैं। पश्चिमी बंगाल चुनाव के इस समीकरण में कई राजनेता अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से कोई चुनाव लड़ रहा है तो कोई दूसरों के समर्थन में प्रचार कर रहा है। कई लोग बंगाल के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन ये लोग किसी न किसी तरीके से इस चुनाव के अहम किरदार के तौर पर भी उभरे हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अपने चुनाव अभियान के दौरान अक्सर कहते हैं कि राज्य की सभी 294 सीटों पर वही उम्मीदवार है। उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी उनको एकमात्र और अद्वितीय नेता यहाँ पर बताते हैं। संसदीय लोकतंत्र में ममता बनर्जी 4 दशक से भी लंबे समय से सक्रिय है। उन्होंने वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके वाम मोर्चा के 34 साल लंबे शासन का अंत किया था। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद बीते 15 साल से वह लगातार सत्ता में हैं। बीते कुछ साल के दौरान उनकी पार्टी के नेता और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं। राज्य में विभिन्न मुद्दों पर आम लोगों की नाराजगी भी सामने आती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक गुट मानता है कि इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह चुनावी लड़ाई उनकी पार्टी के लिए आसान नहीं होगी। अब बात करते हैं आखिरकार में उनको क्यों बढ़त हासिल है। ममता बनर्जी लंबे समय से आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री के बजाय दीदी के तौर पर अपनी पहचान बनाने का प्रयास करती रही है। महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल, जनसंपर्क और लड़ाकू नेता की छवि ने आम लोगों में उनकी एक अलग पहचान बनाई है। वह बार बार कहती रही है कि तृणमूल कांग्रेस संगठन की नींव मजबूत करने के लिए वह कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचाएगी। उनकी पार्टी भाजपा के खिलाफ है, लगातार मुखर रही है। ममता बंगाल के प्रति केंद्र की उपेक्षा के मुद्दे पर सक्रिय रही। इनके साथ ही वह लगातार आरोप लगाती रही कि देश के विभिन्न राज्यों में बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के सवाल पर भाजपा पर आरोप लगाने के साथ ही इस मुद्दे पर राज्य के लोगों के हित में दलील देने के लिए वह वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बहस कर चुकी है। तृणमूल कांग्रेस ममता की इस तारणहार वाली भूमिका पर भी बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही है। साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी और हाल में शुरू की गई युवा साथी जैसी योजनाएं इस महीने होने वाले चुनाव पर असर डाल सकती है। कई लोग मानते हैं कि बीते कई चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जीत में महिला और मुसलमान वोटरों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। यह दोनों तबके इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इन वजहों में दिक्कत भी हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और जबरन चंदा उगाही जैसे कई आरोप भी लगे हैं। शिक्षा और नगर निगम में होने वाली बहालियों में भ्रष्टाचार के अलावा राशन घोटाले जैसे मामले सामने आए। इन मामलों में पार्टी के कई बड़े नेता और मंत्री जेल भी जा चुके हैं। दूसरी ओर कोलकाता, दुर्गापुर और सिलीगुड़ी समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं पर राज्य में बड़े पैमाने पर आक्रोश का माहौल रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की घटना की जांच में अपनी भूमिका और राज्य में महिला सुरक्षा के सवाल पर राज्य सरकार कटघरे में खड़ी रही है। कई लोग मानते हैं कि यह मुद्दा सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के अभियुक्त नेताओं को पार्टी में शामिल करने और उनको टिकट देने के मुद्दे पर
विपक्ष तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अमलवार भी रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पश्चिमी बंगाल पर लंबे समय से भाजपा की निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के पहले से ही बंगाल का दौरा करते रहे हैं। इस महीने के विधानसभा चुनाव से पहले भी तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल का सवाल हो या फिर वोटरों पर दिल जीतने के लिए बंगाली अस्मिता के समर्थन हो, पार्टी बार बार आम लोगों को यह समझाने का प्रयास करती रही कि बंगाल उसके लिए बेहद अहम है। अब बात करते हैं आखिरकार में बीजेपी को बढ़त कहां है। भाजपा प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की छवि को सामने रखकर चुनाव लड़ना चाहती है, यह एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। दूसरी ओर अमित शाह को भाजपा का मुख्य चुनावी रणनीतिकार भी माना जाता है। यह दोनों नेता अपनी जनसभा और चुनावी रैलियों में केंद्र सरकार के विकास योजनाओं का ब्यौरा देने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस पर केंद्रीय योजनाओं का लाभ राज्य के आम लोगों तक न पहुंचने देने का भी आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा इसके साथ ही सीमा पार से घुसपैठ, भ्रष्टाचार और चंदा उगाही के आरोप पर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। इस चुनाव में भी पार्टी ने इसे अपना हथियार बनाया है। आरोप और आलोचना। बीते कुछ वर्षों में बंगाल में भाजपा की नींव मजबूत हुई है, लेकिन इसके बावजूद यह देखना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी को सामने रखकर बंगाल में चुनाव जीतना पार्टी के लिए कितना आसान होगा। दूसरी ओर यहाँ पर एसआई और मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटने के मुद्दे पर उसकी आलोचना भी हो रही है। तृणमूल कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल बंगालियों की सांस्कृतिक विरासत और मानसिकता के साथ भाजपा के मतभेदों के लिए उसकी आलोचना करती रही है। वह भाजपा के खिलाफ धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के भी आरोप लगा रही है। साथ ही बात करते हैं अभिषेक बनर्जी का। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद है। वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इससे उनका महत्व जरा भी कम नहीं होता है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना कि पार्टी की रणनीति और पैसे और चुनावी प्रचार के तौर तरीकों से लेकर के पार्टी संगठन मजबूत करने तक हर काम में उनकी अहम भूमिका होती है। साथ ही उनका क्या फायदा है। पार्टी के पुराने नेताओं की भीड़ में अभिषेक बनर्जी एक ऐसा युवा चेहरा जो पहले ही संसदीय राजनीति में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी की नींव मजबूत करने पर खास ध्यान दिया है। साथ ही उनकी बॉय नेक्स्ट डोर वाली छवि ने जनसंपर्क में मदद भी की है। वह आम लोगों के बीच पार्टी की एक स्मार्ट और साफ सुथरी चमकती छवि पेश करने में भी कामयाब होते रहे हैं। कई लोग उनको भविष्य का नेता भी मानते हैं। साथ ही उसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। विपक्ष ने अभिषेक के खिलाफ भ्रष्टाचार और आर्थिक गड़बड़ियों का आरोप लगाया। इसके अलावा कांग्रेस की तरह ही तृणमूल कांग्रेस पर भी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्रियों के खिलाफ लगे आरोपों से पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है। बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी के बारे में। कभी ममता बनर्जी के नजदीकी रहे और अब भाजपा के महत्वपूर्ण नेता शुभेंदु अधिकारी विपक्ष नेता के तौर पर सक्रिय भूमिका में रहे हैं। भाजपा उनके सारे नंदीग्राम सीट जीतना चाहती है। वह उनका ही इलाका है। इसके साथ ही ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देने के लिए इस बार कोलकाता की भवानीपुर सीट से भी चुनाव यहां पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बात करें कि शुभेंदु ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हरा दिया था। बीते कुछ साल के दौरान विपक्ष के ताकतवर नेता के तौर पर भाजपा की ओर से वह सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। पूर्व मेदिनीपुर आसपास के इलाके में उनका खासा असर है। इसके साथ ही उनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप भी लगाए जा रहे हैं। विपक्षी नेता उनके खिलाफ धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के आरोप लगा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे का जमकर प्रचार भी करती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं एसआईआर की पूर्व सूची में नंदीग्राम से जिन वोटरों के नाम कटे हैं उनमें से ज्यादातर मुसलमान है। यह मुद्दा राज्य में भाजपा के लिए परेशानी की वजह भी बन सकता है। अब बात करते हैं हुमायूं कबीर के बारे में। चुनावी समीकरणों के लिहाज से वह भले केंद्रीय किरदार में नहीं, जब सबकी निगाहें हुमायूं कबीर पर टिकी हुई है। कबीर को किसी दौर में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का करीबी माना जाता था, लेकिन कांग्रेस के बाद वह पहले भाजपा और फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, यानी कि वह कभी ना कभी तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों में रह भी चुके हैं। चुनाव से पहले उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी नाम के नए राजनीतिक दल का गठन किया। विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद की नकल पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने के फैसले और इसके शिलान्यास के जरिए उन्होंने राजनीतिक हल्के में हलचल मचा दी थी। इसके साथ ही चुनाव में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ
सीटों पर समझौता किया था। हालांकि शुक्रवार 10 अप्रैल को ओवैसी की पार्टी ने इस गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला किया है। इसके साथ ही कबीर फिलहाल मुर्शिदाबाद जिले के नौदा और रेजीनगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उस इलाके में उनका खासा असर है। माना जा रहा है कि चुनाव में इस इलाके के मुसलमान अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनकी पार्टी कुल 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें नंदीग्राम और भवानीपुर सीट भी शामिल है। साथ ही कई बार दल बदलने और विवादास्पद बयानों के कारण उनकी आलोचना होती रही है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि मुसलमान वोटों में सेंध लगा करके वह दूसरे दलों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही विशेषज्ञों का क्या कहना, अब उस पर बात करते हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते समय चुनाव आयोग के अधिकारी इन राजनेताओं विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका के बारे में एक सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक के तौर पर ममता बनर्जी की काफी अहमियत है। दूसरी ओर मोदी और शाह भाजपा के करता धरता है। इस राज्य में मोदी और शाह के अलावा भाजपा के पास कोई अलग चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रचार होता है और अमित शाह प्रचार करवाते हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल पर कब्जे के लिए बहुत बेताब है। शुभेंदु अधिकारी के बारे में उनका कहना था कि वह खुद भाजपा के उत्पाद नहीं है, उल्टे भाजपा ने उनका अधिग्रहण किया है। उनकी एकमात्र योग्यता यह है कि उन्होंने पिछली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। साथ ही शिखा मुखर्जी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ममता के बाद पार्टी में नंबर 2 है। उन्होंने जमीन पर काफ़ी काम किया है। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के साथ ही बहुत सारी रैलियां भी आयोजित यहां पर की है, लेकिन वह हुमायूं कबीर को ज़्यादा महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। शिखा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हुमायूं कबीर को इतनी अहमियत दी जानी चाहिए। वह कुछ दिन पहले भाजपा में थे, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, उसके बाद अब वह अपनी अलग पार्टी बना ली। कल वह कहाँ होंगे यह कहना बहुत ही मुश्किल है। राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल राय नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अमित शाह की जोड़ी पर कहते हैं कि ये दोनों जब भी किसी चुनाव में आते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। यह दोनों पहले भी बंगाल के दौरे पर आए थे, लेकिन चुनाव पर कोई असर नहीं डाल सके। इस बार भाजपा SIR के मुद्दे पर काफ़ी उत्साहित है और वह इस बार चुनाव में कामयाबी हासिल करना चाहती है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है और उनकी छवि लड़ाकू नेता की रही है। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी विपक्षी दल आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी की नाकामियों को ही अपना चुनावी मुद्दा बनाते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि यह याद रखना होगा कि ममता का सबसे बड़ा करिश्मा राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी नेता के तौर पर है। वह SIR को राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा मुद्दा बना रही है कि भाजपा को इस पर जवाब देना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह सत्तारूढ़ पार्टी दूसरी सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल कर रही है। उनका कहना था कि SIR का मुद्दा फिलहाल बाकी तमाम मुद्दों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वह कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसे लोगों की मौलिक ज़रूरतें अब पृष्ठभूमि में चली आ रही है। अब SIR पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि SIR की आड़ में अल्पसंख्यकों के नाम सूची से काटे जा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा समझाना चाहती है कि अवैध वोटरों के नाम ही सूची से कटे हैं और इनमें से ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक थे। दोनों पार्टियां आक्रामक रणनीति के सारे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वह शुभेंदु अधिकारी की भी अहमियत बताते हैं। शुभेंदु अधिकारी की खासियत यह है कि उनका चुनाव क्षेत्र नंदीग्राम है। वह एक ऐसे नेता है जिन्होंने मुख्यमंत्री को हराया है। इस बार वह नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही है। साथ ही शुभेंदु के ऐसा करने के 2 कारण हैं। पहला यह है कि वह संदेश देना चाहते हैं कि नंदीग्राम में ममता को हराने के बाद अब वह उनके घर भवानीपुर में भी चुनौती दे रहे हैं। दूसरा यह है कि वह मुख्यमंत्री की चुनावी रणनीति में सेंध लगाते हुए उनके वोट तंत्र को डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सोच यह है कि उससे ममता को भवानीपुर में ज़्यादा समय देना पड़ेगा और वह राज्य के दूसरे हिस्से में ज़्यादा प्रचार करने का समय नहीं निकाल सकेगी। इससे भाजपा को सहूलियत होगी। राय की निगाह में हुमायूं कबीर बेहद ही दिलचस्प भूमिका में है। वह कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को मुसलमानों के ज़्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन इसलिए हुमायूं कबीर अहम हो गए हैं। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। अब वह यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ही मुसलमानों की एकमात्र हितैषी है और तृणमूल कांग्रेस अब तक महज वोट बैंक के तौर पर उनका इस्तेमाल करती रही है। वह बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद भी यहाँ पर बना रहे हैं। इसके साथ ही दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस उन पर
मुस्लिम वोटों में सेंध लगा करके भाजपा को फायदा पहुंचाने के आरोप लगा रही है। तो लेकिन दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि वह दरअसल दूसरे तरीके से ममता बनर्जी की ही मदद कर रहे हैं। इससे किससे खेल दिलचस्प हो गया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। आपके अनुसार यहाँ पर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।